हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बिहार पर चर्चा करने वाले हैं। बिहार का हम परिचय देखेंगे। और अभी आज 14 नवंबर को बिहार का इलेक्शन रिजल्ट्स भी आउट हो गए, जिसमें एनडीए की भारी बहुमत से जीत हुई। उन्होंने लगभग 200 प्लस सीटों पर जीत हासिल की है। अभी जब भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उस टाइम लगभग 209 सीट्स पर उनकी बढ़त है। अभी देखते हैं फाइनल रिजल्ट कैसा रहता है, लेकिन वो एक अलग विषय है। आज हम एक बिहार का जो परिचय हम देखने वाले हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि बिहार आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और हिस्टोरिकल तो इसके खैर काफ़ी रिच वैल्यू हमारी रहती है बिहार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो ये आपका बिहार जो है, बिहार राज्य है या बिहार स्टेट है। और इसकी जो राजधानी है वर्तमान में वो पटना है। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आपको मैंने बता दी कि इंडिया में बिहार है कहाँ पर, वो आप एक बार आइडिया ले लो या फिर एक बार आप देख लो। फिर अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक तथ्य या फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। जो बिहार है, बिहार नाम की जो उत्पत्ति हुई वो विहार शब्द से हुई है। विहार जो संस्कृत या पाली से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ होता है मठ। मठ होता है, फॉर एग्जांपल आप हिंदू धर्म के मंदिर में आपके देवों को आप पूजते हैं, तो उसी तरह से बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो आपकी मठ में पूजा करते हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और या बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को भी विहार कहा जाता है। तो इसी से आपकी बिहार शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसीलिए राज्य का नाम बिहार पड़ा। अब जो बिहार है आपका है, ये काफ़ी जो आपके फेमस धर्मों का जन्म स्थल भी रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख है आपका बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष आपको कहीं एग्जाम में बोधि वृक्ष आपको दिखा होता है या फिर उसका जो मीनिंग क्या है, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये 21 उम्र में उनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान जैसे बोधि वृक्ष लिखा है तो बोधि इसीलिए लिखा गया कि बोधि का मतलब ही ज्ञान है ना। तो उस वृक्ष का नाम ही बोधि वृक्ष रख दिया था। ये बात अलग है कि उसे बाद में काट दिया गया था, वो एक अलग विषय है, उसके बारे में हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा है आपका जैन धर्म। तो 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली जिला में हुआ था। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा आप आजकल बिहार के बारे में सोचते हैं कि बिहार बहुत ही गरीब राज्य है, वहाँ के लोग काफ़ी वैसे गरीब से हैं, तो ऐसा पहले नहीं था। तो पहले जो बिहार है वो मगध साम्राज्य का केंद्र था। और मगध साम्राज्य की अगर आपको थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दूं तो काफ़ी जो आपका शक्तिशाली साम्राज्य था मगध साम्राज्य, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, अलेक्जेंडर महान बारे में आपने सुना होगा। ये आपने ये कहावत सुनी होगी, जो जीता वो सिकंदर। तो जो सिकंदर महान है वो यूनानी था और वो मतलब पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता था। जब वो भारत की तरफ पहुंचा तो उसके सामने एक साम्राज्य आया या एक राज्य आया, मगध साम्राज्य। वो मगध साम्राज्य पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था या फिर यहाँ से वो वापस लौट गया था। ये आपने कॉम्पिटिटिव में आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। या फिर आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मगध साम्राज्य कितना शक्तिशाली साम्राज्य होगा, जिस पर सिकंदर विजय ने भी आक्रमण नहीं किया या फिर वो यहाँ से वापस लौट गया था। तो एक महान साम्राज्य था मगध साम्राज्य, जो अभी वर्तमान में बिहार है। उसकी स्थिति खराब होने के पीछे आपके पॉलिटिकल रीजंस है और वहाँ के लोग स्वयं भी एक हिसाब से रीज़न है, वो तो एक अलग विषय है, उस पर हम आगे बात करेंगे। अब जो मगध साम्राज्य है, यहाँ पे महान मौर्य साम्राज्य हुआ करता था, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने यहाँ पर शासन किया, मौर्य साम्राज्य ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना है, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। और जब मगध साम्राज्य हुआ करता था तो मगध की भी ये एक राजधानी हुआ करती थी, पाटलिपुत्र। तो ये आपने याद रखना है। अब अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या विश्वविद्यालय की बात करें, तो बिहार विश्व की दो सबसे जो आपकी फेमस, वर्ल्ड फेमस आपकी जो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जिसमें पहली है आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो अभी भी उसके कुछ अवशेष बचे हैं, उसे नष्ट कर दिया गया था। उसमें ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा किताबों का संग्रह वो वहाँ पे हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी आपका बिहार में ही था। तो ये आपको मैंने थोड़ा सी हिस्ट्री बता दी बिहार के बारे में। अब हम जियोग्राफिकली देख लेते हैं कि बिहार कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है, उसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं। फिर हम उसके थोड़ा सा जियोग्राफी देख लेते हैं और जनसंख्या की, मतलब कि जनसंख्या क्या, कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये आपका बिहार है। अब आपको क्या है कि ये, अब मैं आपको कुछ एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए कि ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है ऊपर को, और नीचे को आपकी साउथ डायरेक्शन है। तो इस तरह से हम बात करेंगे। तो जो बिहार है, बिहार के आपके उत्तर में ऊपर नॉर्थ की तरफ आपका नेपाल है। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में इसके नीचे को है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे यूपी आ जाता है। और बिहार के जो आपको, अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे आपकी झारखंड स्टेट है। और अगर हम इसके ईस्ट की बात करें, मतलब कि पूरब की बात करें, तो पूरब की तरफ आपका वेस्ट बंगाल स्टेट है। ये आपने याद रखना है। ये आपको ऐसी बस ज्योग्राफी के लिए पता होना चाहिए कि बिहार के आर पार कौन से क्षेत्र है या फिर कौन से राज्य हैं। दूसरा, आप एक चीज़ ये आपने याद रखनी कि बिहार एक स्थल रुद्ध राज्य है। स्थल रुद्ध राज्य का मतलब होता है कि लैंड लॉक्ड है, मतलब चारों तो उसके समुद्री उसके तट नहीं है, उसके आर पार वो लैंड लॉक्ड आपकी स्टेट है। अब थोड़ा सा हम और इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी पश्चिम की तरफ आपका यूपी पड़ता है, ऊपर की आपको उत्तर की तरफ आपका नेपाल दूसरा देश ही पड़ता है। इधर को आपका पश्चिम बंगाल ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ आपको पश्चिम बंगाल याद रखना है, और नीचे को आपका साउथ की तरफ है आपका झारखंड, ये आपने याद रखना है। बिहार में टोटल आपके 38 ज़िले हैं, ये आपने याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और बिहार की राजधानी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि बिहार की राजधानी पटना है। अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं, बिहार की नदियों के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो बिहार में काफ़ी सारी आपकी नदियाँ बहती है, जिसमें आपकी प्रमुख नदी गंगा है। उसके अलावा आपकी गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, बागमती हो गई, आपकी कमला, कोसी, और इसके अलावा आपकी महानंदा। और उसके अलावा आपकी जो इम्पोर्टेंट सोन नदी आपकी बिहार में बहती है, और निरंजना आपकी नदी है, मोहना आपकी नदी है, फल्गु आपकी नदी है, पुनपुन भी आपकी बिहार में बहती है। और ये गंगा की सारी, ये जितनी भी हमने नदियाँ डिस्कस की, गंगा की सहायक नदी है। अब थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ कि जो गंगा नदी है वो बिहार की प्रमुख नदी है, जो बिहार के बीच से होकर बहती है और बिहार को दो भागों में बांटती है। कौन कौन से दो भाग है? एक है आपका उत्तर बिहार, उत्तर बिहार ऊपर की तरफ को मैं लिख लेता हूँ, ये आपका हो गया नॉर्थ बिहार। और नीचे की तरफ जो, जहाँ गंगा बीच से, मैंने आपको बीच से उसको दो भाग में बांटती है, तो नीचे की तरफ आपका हो गया साउथ बिहार या फिर दक्षिण बिहार भी इसको बोल सकते हैं। ऊपर को मैंने बताया उत्तर बिहार, और नीचे को है दक्षिण बिहार। अब आपको ये फैक्चुअल पॉइंट्स जो आपने याद रखने कि गंगा नदी राज्य से बीच से बहकर बहती है, और जो इसे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में विभाजित करती है। अब एक कोसी नदी है, जो ये एग्ज़ाम में सिर्फ आपको ये दो ही नदियाँ ज़्यादा ही प्रमुखता पूछी जाती है। अगर आप एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये दो नदियाँ आपको पूछी जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अचानक बाढ़ आ जाती है, और ये नदी जो है वो अपना बार बार अपना रास्ता बदलती है। फॉर एग्जांपल, इस साल अगर ये, आपको मैं थोड़ा सा मैप पे बताता हूँ कि अगर ये नदी यहाँ से आ रही है, मान के चलो अभी इस तरह से आ रही है, तो अगले साल इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो उसी रास्ते पे बहेगी। वो अपने डायरेक्शंस चेंज करती है, उस पर बाढ़ आ जाती है, तो उससे बिहार की जो उपजाऊ भूमि है वो, उसमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है, फसलें पैदा सही से नहीं कर पाते फिर अगले टाइम। तो ये कुछ रीजंस है। अब जो कोसी नदी मैंने आपको बताई, कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल की हिमालय पहाड़ियों से है, ये आपने याद रखना है। नेपाल की हिमालय पहाड़ियों से कोसी नदी का उद्गम स्थल माना गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाता है। आपने याद रखना है कि सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो मैंने आपको नीचे यहाँ पे हाईलाइट करके बता दिए। कोसी होगी, गंडक होगी जिसे नारायणी भी बोला जाता है। फिर उसके अलावा आपकी बूढ़ी गंडक है, उसके अलावा घाघरा है, सरयू है, बागमती है, कमला है, महानंदा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। सोन नदी, सोन नदी में ऐसा भी माना जाता है कि इसमें सोना मिलता है, इसीलिए इसे सोन कहा जाता है। फिर पुनपुन हो गई आपकी, फल्गु होगी, निरंजना होगी आपकी। तो ये सारी सारी नदियाँ हैं आपकी बिहार में हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं वनावरण की। वनावरण का मतलब है फॉरेस्ट एरिया। बिहार में वनावरण की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी कम है। अगर इसके पूरा एरिया की बात की जाए तो पूरे एरिया में से लगभग 7.1% या फिर 7.1% एरिया आपका जो है वन क्षेत्र है या वनों से ढका हुआ है। इस तरह से किसी भी आप इसको समझ सकते हैं। जनसंख्या की बात करें, मतलब कि पॉपुलेशन की बात करें, तो बिहार जनसंख्या के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला आपका है यूपी। यूपी की पॉपुलेशन लगभग 22 करोड़ है। उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र,
और उसके तीसरे नंबर पे आता है आपका बिहार, ये आपने याद रखना है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी आपकी? 10 करोड़ 41 लाख, ये आपने याद रखना है। एग्जैक्ट भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि 10 करोड़ 41 लाख के आसपास थी। यूपी की आपकी 22 करोड़ के आसपास थी। इसके अलावा आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आई थिंक 17-18 करोड़ के आसपास महाराष्ट्र की भी आपकी पॉपुलेशन है। और बिहार की आपकी कितनी है? 10 करोड़ 41 लाख के आसपास। ये अप्रॉक्सीमेट ही है। अब अगर हम अर्थव्यवस्था एवं जीआई टैग की बात करें, तो सबसे पहले तो आपको जीआई टैग का मीनिंग पता होना चाहिए। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, या फिर इसको हम भौगोलिक संकेत भी बोल सकते हैं। भौगोलिक मतलब कि जो आपको, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ टैग्स होते हैं, जैसे आपको समझने के लिए मैं बता देता हूँ कि कोई भी क्षेत्र है ना, भूगोल पे कोई क्षेत्र है, भूगोल मतलब कि धरती पे कोई भी क्षेत्र है, उसकी कुछ पहचान होती है ना, उसी को हम जियोग्राफिकल टैग बोलते हैं। अब जीआई टैग क्या प्रमाणित करता है? कि कोई उत्पाद एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या स्थान से उत्पन्न हुआ है। जीआई टैग आपको बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो आपकी चीज़ है वो एक इसी एरिया में मिलती है। फॉर एग्जांपल, आपने ठेकुआ सुना होगा, तो ठेकुआ वहाँ की एक खाद्य पदार्थ है जो आपको सिर्फ बिहार में मोस्ट फेमस मिलता है ना। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, जैसे पंजाबी लोग आपके पगड़ी पहनते हैं, तो वो सिर्फ एक एरिया स्पेसिफिक में ही होता है, ऐसा नहीं कि ऑल ओवर इंडिया। तो वो भौगोलिक क्षेत्र में ही होता है या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस में होता है। अब जो जीआई टैग है वो आपको 3 कैटेगरीज में मिलता है। एक है आपका कृषि में, दूसरा है आपका प्राकृतिक उत्पाद, और तीसरा है आपका हस्तशिल्प या औद्योगिक उत्पाद। कृषि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर चीज़ जैसे वो कृषि से उत्पन्न होती है, जैसे कि आपकी अगर गेहूं है, तो अगर कोई खास किस्म का गेहूं अगर किसी एरिया में होता है तो उसको जीआई टैग उसको मिल जाता है। उसके अलावा प्राकृतिक उत्पाद, जैसे प्रकृति में कोई चीज़ होती है वो, उसको भी आप जीआई टैग दे सकते हैं। उसके अलावा हस्तशिल्प जो हाथों से तैयार की जाती है चीज़ें, उनमें भी जीआई टैग दिया जाता है। ये आपने याद रखना, 3 कैटेगरीज में मिलता है जीआई टैग, कृषि उत्पाद, प्राकृतिक उत्पाद और हस्तशिल्प में। अब हम बिहार के जीआई टैग की बात करें, तो मधुबनी पेंटिंग्स मिथिला कला के रूप में भी इसे जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग्स मैंने आपको यहाँ दिखा दी कि कैसी दिखती है। तो ये आपकी मधुबनी पेंटिंग्स है, ये काफ़ी फेमस है आपकी। और उसके अलावा सोजनी कढ़ाई कार्य है। सोजनी कढ़ाई का मतलब है कि कपड़े पर मतलब बुनकर आकृतियाँ या फिर डिज़ाइंस पिरोए जाते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? सोजनी कढ़ाई। ये भी इसका बिहार का जीआई टैग है। उसके अलावा भागलपुरी सिल्क, सिल्क का मतलब है रेशम, रेशम से आपके कपड़ा बनाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल साड़ी वगैरह में होता है, आपका साड़ी या फिर कपड़ा बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो केवल बिहार में ही है आपके। अब मखाना, मखाना जो आपको इसको फॉक्स नट्स भी कहा जाता है, बिहार मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो आपने याद रखना है। अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली जो बिहार में एक कैंडिडेट थी मैथिली ठाकुर, वो काफ़ी वायरल हो गया था कि वो मखाना खाते हुए देखी गई थी। तो वो इस क्योंकि बिहार उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्यों? सबसे ज़्यादा बिहार में ही फॉक्स नट्स बनाए जाते हैं या फिर उगाए जाते हैं मखाना। इसकी प्रोसेस के बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे बनाया जाता है या कैसे इनका उत्पादन होता है, वो हम अगली किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम ये बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जो लीची है, लीची देश में लीची का श्रेष्ठ उत्पादक आपका बिहार है, ये आपने याद रखना है। लीची एक फ्रूट है और लीची का जूस भी बनता है, और इसके अलावा काफ़ी विभिन्न चीज़ों में इसका उपयोग होता है। तो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक हमारे देश में, भारत में कौन है? बिहार, ये आपने याद रखना है। अब हम कुछ और एडिशनल फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार छठ पूजा के लिए काफ़ी फेमस है। अभी आपने, अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो, तो बिहार में छठ पूजा के लिए गंगा का कुछ मतलब केस इंसिडेंट या फिर उसमें एक अलग से आपकी नहर बनाई गई थी जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करने वाले थे। इस तरह का कुछ एक न्यूज़ वायरल हो गई थी। तो आप न्यूज़ को भी साथ साथ फॉलो करते हैं ताकि आपको करंट अफेयर्स या फिर थोड़ा आपके एरिया के बारे में पता रहे। इसके अलावा ये सबसे फेमस वहाँ की पूजा है, सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और लोकप्रिय त्यौहार है। वहाँ बड़े धूमधाम से मनाई जाती है छठ पूजा। और जो छठ पूजा है वो सूर्य देव को समर्पित होती है, ये आपने याद रखना है। अब बोध गया मंदिर जो यहाँ पे भी मैंने आपको फोटो भी लगाई हुई है बोध गया मंदिर की। इसको मतलब कि ये कहाँ पे आपका स्थित है? बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को विश्व धरोहर मतलब कि आप समझना पड़ेगा आपको कि यूनेस्को होता क्या है। फिर यूनेस्को का मतलब क्या है कि यूनेस्को आपके ऐसे
एरिया होते हैं जिसको यूनाइटेड नेशंस द्वारा इकोलॉजिकली या फिर मतलब उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ना। तो जो आपका बोध गया मंदिर है उसे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और ये ऐसे स्थल होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर युद्ध की स्थिति भी हो जाए या किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाए तो उस स्थिति में भी इन्हें डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए। ये आपका यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये आपका सुनिश्चित करती हैं कि ये आपके जो स्ट्रक्चर्स है या मोनूमेंट्स है वो डैमेज ना हो। इसकी मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है? यूनेस्को। तो ये आपका विश्व धरोहर स्थल है। तो ये आपने होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हो या फिर आपको बिहार के बारे में काफ़ी कुछ पता चला हो। तो अब आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इसी तरीके और इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें इसी तरीके और इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।